मैं गणेश नारायण शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खागी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कोरोना महामारी की वजह से नियमित क्लासें महाविद्यालय में नहीं हो पा रही है। इसलिए महाविद्यालय परिवार का प्रयास है कि ई कंटेंट और वीडियो के द्वारा तुम्हारे को पाठ्य सामग्री यथासंभव उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे अध्ययन जो है समुचित रूप से जारी रह सके। आज हम बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच के बारे में जो है चर्चा करेंगे। किसी भी इतिहास के किसी भी समय के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले ये जानना अति आवश्यक है तो वो जानकारी हमारे को कहाँ से प्राप्त हो रही है, अर्थात उसके आधारभूत स्रोत कौन से हैं। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के जो स्रोत है उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, आत्मकथाएं एवं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मुख्य रूप से शामिल है। वहीं पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सिक्के, अभिलेख, स्मारक और चित्र इनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। जहां तक साहित्यिक स्रोतों की बात है, सल्तनत कालीन अधिकांश साहित्य फारसी भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि उस समय राजकारी की जो भाषा थी वो फारसी थी। इस कारण से अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ या साहित्यिक ग्रंथ इनकी बात करें तो अधिकांश ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे हुए थे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में पहला जो ऐतिहासिक ग्रंथ था हसन निजामी का ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, इसके रचयिता थे हसन निजामी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। और हसन निजामी के इस ग्रंथ के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है, विशेषकर उसके समय में हुए युद्ध, उनके कारण और उनके परिणामों का विस्तृत विवेचन इसके अंदर किया गया है। साथ ही साथ कुछ मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के बारे में भी इससे हमारे को जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है तबक़ात-ए-नासिरी, तबक़ात-ए-नासिरी। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं मिन्हाज-उस-सिराज, मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज एक उच्च शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे और इनका अधिकांश समय राजदरबार के नजदीक रहा। इस कारण से इन्होंने प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। दिल्ली में काजी के पद पर भी जो है इन्होंने कार्य किया, और क्योंकि उस समय जो है न्याय जो है मुस्लिम कानूनों के आधार पर प्रदान किया जाता था, अर्थात मिन्हाज-उस-सिराज का जो प्रवृत्ति है धार्मिक प्रवृत्ति थी, परंतु फिर भी इनका जो इतिहास लेखन है, इनका जो ग्रंथ है वो धार्मिक भावना से परे है। इस कारण से बहुत ही प्रामाणिक जानकारी हमारे को उपलब्ध करवाता है। गुलाम वंश की जानकारी के अतिरिक्त तबक़ात-ए-नासिरी में गजनी और गौर वंश का इतिहास, इस्लाम का उत्थान, खलीफाओं का शासन, इसके अलावा जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसके बारे में विस्तार से इसके अंदर वर्णन किया गया है। और भाषा जो है बहुत ही स्पष्ट और सरल है। आगे के ग्रंथ की अगर बात करें तो तारीख-ए-फिरोजशाही, तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे और ये भी विद्वान व्यक्ति थे। और जियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समकक्ष थे और उनके प्रिय मित्र भी थे। इस कारण से ये भी जो है
राज दरबार के काफी निकट रहे और मोहम्मद बिन विशेषकर तुगलक वंश के बारे में जो है इन्होंने जानकारी दी है। तबकात-ए-नासिर ग्रंथ जहां पे समाप्त होता है वहीं से जो है तारीख फिरोज शाही की शुरुआत होती है और इसके अंदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, फिरोज शाह तुगलक की योजनाएं और उसके बारे में जो है अपने को यथार्थ जानकारी जो है मिलती है। इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक है फतवा-ए-जहादरी, जो कि मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है। सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो अमीर खुसरो के बिना जानकारी अधूरी है। अमीर खुसरो ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिनमें मिफ्ताहुल-फतूह, खजाइनुल-फतूह, किरात-उस-सालैन, नूह-ए-सिपहर, देवर-रामी-आसी का आदि प्रमुख ग्रंथ है। परंतु खजाइनुल-फतूह नामक ग्रंथ से इसके रचयिता है अमीर खुसरो। इस ग्रंथ से विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख विजय थी, उत्तरी भारत विजय और दक्षिण भारत विजय, मलिक काफूर के अभियान, इसके ऊपर विशेषकर इसमें जो है प्रकाश डाला गया है। इससे प्रमाणिक जानकारी अपने को मिलती है। इसके बाद में जो है तारीख-ए-मुबारकशाही, तारीख-ए-मुबारकशाही ये सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके लेखक सिंध से याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। और जैसा कि अपन ने पूर्व में चर्चा की, सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। इसी प्रकार से तारीख-ए-दाऊदी, और इसका लेखक है अब्दुल्ला, ये जो है लोधी वंश के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि ऐतिहासिक जो ग्रंथ है जो अधिकांशतः फारसी भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो राजधानी की जो भाषा थी वो फारसी थी, इनसे अपने को उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों की, साहित्यिक ग्रंथों की बात करें तो साहित्यिक ग्रंथों के द्वारा भी हमारे को उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि साहित्यिक ग्रंथ जो होते हैं कवि की कल्पना पे आधारित होते हैं, परंतु फिर भी हमें उस समय के समाज, उस समय के जो है शासन व्यवस्था, इसके बारे में विशेषकर जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों में, ग्रंथों में पद्मावत, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, इस ग्रंथ की रचना हालांकि जो है शेरशाह सूरी के समय की गई थी, अर्थात 1540 से 45 के बीच में जो है इसकी रचना की गई है। समय के सल्तनत काल के बाद में जो है इसकी रचना हुई है, परंतु फिर भी पद्मावत के द्वारा हमारे को अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो है सैनिक अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो में जो है उससे भी जो है हमारे को सल्तनत काल से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रप्रदाय ने जो है इसको लिखा है। इसी प्रकार से हमीर रासो, इसके रचयिता जो है जोधराज हैं और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के बारे में, जहां का शासक राजा हमीर था, वहां के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, इनके द्वारा भी हमारे को जो है सल्तनत कालीन जो है समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आत्मकथाओं की अगर बात करें तो आत्मकथाओं में फिरोज शाह तुगलक, जो कि उस समय पढ़ा लिखा सुल्तान था, उसके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई फतवा-ए-आलम, फतवा-ए-फुतूह-ए-फिरोजशाही। हालांकि ये जो ग्रंथ है वो 32 पृष्ठ की एक किताब है, बहुत छोटी पुस्तक है, परंतु फिर भी जो है इसमें हमारे को फिरोज शाह तुगलक के समय इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए उनके बारे में इसमें वर्णन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से फुतूह शब्द जो है उसका अर्थ होता है विजय,
अर्थात इसमें फिरोजशाह तुगलक की विजयों के बारे में होना चाहिए था, परंतु विजयों के बारे में नहीं बताकर उनके समय इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए उसके बारे में अपने को जो है जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की अगर बात करें तो सल्तनत काल से पहले तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण जो हुए थे उस समय अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ था और अल-बरूनी के द्वारा जो है तहकीक-ए-हिंद पुस्तक जो है लिखी गई है, जिसमें सल्तनत काल से पहले भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से रेहला जो पुस्तक है इब्न बतूता, जो कि एक फारसी यात्री, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को के टैंजर प्रांत का रहने वाला था और सल्तनत काल में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया और भारत के बारे में उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, राजदरबार में जो घटनाएं उसने देखी, उसके आधार पर वापस अपने देश लौटकर उसने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखी और इस रेहला पुस्तक में भी हमारे को जो है सल्तनत कालीन जो है विषयों पे जो है प्रकाश डाला गया है। और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि स्थानीय लेखकों के द्वारा जो सामान्य सी बातें मानकर छोड़ दी जाती है उन बातों को भी जो है विदेशी यात्री बड़े कौतूहल व सुनता रोचक वर्णन करते हैं, इसलिए ये ग्रंथ की जो है हमारी जानकारी के जो है आधारभूत स्रोत है। तो इस प्रकार से सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको अपन विभिन्न भागों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं।